हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PYP और PEB में। दोस्तों मैं कमलेश साहू और मैं आज आपको अपना जेल डिपार्टमेंट वही रिक्वायरमेंट टेस्ट 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। दोस्तों इसके पहले मैंने एक पार्ट्स का वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने आपको जनरल नॉलेज तथा जनरल हिंदी से संबंधित कुल 40 क्वेश्चनों पर डिस्कशन किया है। साथ ही साथ हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट जो कि आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कशन किया है। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो की लिंक को आप अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। चलिए आज हम पुनः यहाँ पर जनरल नॉलेज तथा जनरल हिंदी के 40 क्वेश्चनों पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, किसने मेसर तुर्की के फिक आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप में के वर्ल्ड इवेंट में स्वर्ण पदक जीतते हुए प्रथम भारतीय जिम्नास्ट बनकर इतिहास बनाया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर दीपा कर्माकर है। क्योंकि इसका राइट आंसर दीपा कर्माकर है जिन्होंने जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था और इतिहास बनाया था। तो हम दीपा कर्माकर से संबंधित इंपोर्टेंट फैक्ट बता देते हैं कि कभी आपसे पूछा जाए कि दीपा कर्माकर भारत के किस राज्य से संबंधित हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यह एक जिम्नास्टिक की खिलाड़ी है तथा यह भारत के त्रिपुरा राज्य से संबंधित हैं। साथ ही साथ हमारा फर्स्ट ऑप्शन सुशील कुमार है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सुशील कुमार भारत एक प्रकार के हमारे भारत की रेसलर हैं जो कि भारत की दिल्ली से संबंधित हैं। 2008 में इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया था तथा 2012 में इन्होंने लंदन ओलंपिक में सिल्वर पदक प्राप्त किया था। इस प्रकार आपको याद रखना है कि वह एक ऐसे केवल व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वतंत्र भारत में लगातार ओलंपिक में 2 बार मेडल जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा दूसरा क्वेश्चन जो कि इंपोर्टेंट डे से संबंधित है। आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र सभा अर्थात UNGC ने 21 जून को निम्नलिखित के रूप में घोषित किया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 21 जून को अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया था। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अर्थात इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। चूंकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर योगा दिवस है अतः आपको बता दें कि 2020 में अभी जो योगा दिवस मनाया गया इसका विषय अर्थात इस बार की योगा विषय की थीम योगा फॉर हेल्थ थी, जो इस बार इसका 6वां संस्करण था। चूंकि यहाँ पर आपको अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस से के बारे में पूछा गया है अतः मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बता दूं कि योगा दिवस की प्रथम बार 21 जून 2015 को मनाया गया था और इसको सेलिब्रेट आयुष मंत्रालय द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वह है विश्व पर्यावरण दिवस। तो आपको याद रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। वहीं आपको याद रखना है कि 2020 के पर्यावरण दिवस का विषय अर्थात 2020 के पर्यावरण विषय की थीम टाइम फॉर नेचर थी। साथ ही आपको याद रखना है जो हमारा फोर्थ ऑप्शन इंटरनेशनल हेल्थ डे। तो चूंकि इस बार कोविड-19 का प्रकोप है अर्थात इस प्रकार आपको स्वास्थ्य से संबंधित डे भी याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि हर साल 7 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चूंकि इसका राइट आंसर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो मैंने इसके बारे में बता ही दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिंचाई परियोजना पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है। तो दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी सिंचाई परियोजना या प्रणाली है जिस पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कुंडलीय इरिगेशन प्रोजेक्ट है अर्थात कुंडलीय सिंचाई परियोजना है जिसका शुभारंभ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल विकास परियोजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के विकास के लिए खलिस्तान को चयनित किया गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के विकास के लिए मध्य प्रदेश के खजुराहो शहर को चयनित किया गया था। चूंकि इसका राइट आंसर खजुराहो है अतः इससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं आपको बता दूं कि खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। खजुराहो की प्रसिद्धि के कारण यहाँ के मंदिर हैं। यहाँ के मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच हुआ है जिसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। आपसे कभी पूछा जाए कि यहाँ के मंदिरों की शैली किस प्रकार की है तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यहाँ के मंदिरों की शैली नागर शैली है तथा यहाँ के मंदिर लाल बलुआ पत्थर से मिलकर बने हैं। अब चूंकि यहाँ मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आरंभ में यहाँ पर या अर्थात स्टार्टिंग में यहाँ पर 85 मंदिर थे, किंतु वर्तमान में अभी अगर आपसे मंदिरों की संख्या पूछी जाए तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर वर्तमान में कुल 22 मंदिर हैं जो कि जैन, शैव तथा वैष्णव धर्म से संबंधित हैं।
साथ ही साथ आपसे कभी पूछा जाए कि आपको बताइए कि खजुराहो को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, या फिर मध्य प्रदेश के ऐसे पर्यटक स्थल का नाम बताइए जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 1986 में खजुराहो ही मध्य प्रदेश का पहला ऐसा स्थल था जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। यहाँ के जो मंदिर हैं उनको भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। आपको याद रखना है कि यहाँ एक फेमस मंदिर है जो कि कंदरिया महादेव का मंदिर है। तो आपको याद रखना है कि कंदरिया महादेव का मंदिर पश्चिमी समूह का मंदिर है जो कि खजुराहो में स्थित है। इसका निर्माण विद्याधर ने करवाया था जो कि चंदेल वंश से संबंधित थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा आती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा त्वरित सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। इस प्रकार इसका राइट आंसर त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम है। इसी के अंतर्गत प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा आती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है 2018 में मरणोपरांत किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 2018 में मरणोपरांत उस टाइम पर यह हाईलाइटेड टॉपिक था और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाली अभिनेत्री का नाम श्रीदेवी था। इस प्रकार इसका राइट आंसर श्रीदेवी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन कहां पर हुआ था। तो दोस्तों ये तो आपको बेसिकली पता ही होगा कि पहली बार लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन केरल में हुआ था। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन की 3rd और 4th ऑप्शन स्किप कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारा 1958 में केरल में आंसर होगा या फिर 1957 केरल में आंसर होगा। लेकिन आपको याद रखना है कि प्रथम बार लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन 1957 में केरल में हुआ था। इस प्रकार हमारा राइट आंसर 2nd ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि वन प्रबंधन संस्थान अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना 1982 में हुई थी जो कि भोपाल में स्थित है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है, तो आपको याद रखना है जबलपुर में स्थित है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि पर्णपाती वन अनुसंधान तथा इसका क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में स्थित है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों आपको याद रखना है मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 को हुई थी। इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 का विषय क्या था। आपको बताना है द थीम फॉर द 2018 इंटरनेशनल योगा डे वॉज। आपको बताना है कि 2018 योगा दिवस का विषय क्या था। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 2015 को पहली बार योगा दिवस मनाया गया था। साथ ही साथ 2018 का योगा दिवस की थीम शांति के लिए योगा अर्थात योगा फॉर पीस था। इस प्रकार आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तथा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2020 के योगा दिवस की थीम क्या है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 2020 के योगा दिवस की थीम योगा फॉर हेल्थ थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप उत्तर पूर्वी राज्य असम में स्थित है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर असम है। चूंकि यहाँ पर इसका राइट आंसर असम है, तो अतः आप असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि असम की कैपिटल दिसपुर है, यहाँ के सीएम का नाम सर्बानंद सोनवार है तथा यहाँ के गवर्नर का नाम जगदीश मुखी है। दोस्तों आपको याद रखना है कि असम में ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार आपको याद रखना है कि माजुली भारत के असम में स्थित है जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, कड़कनाथ मांस जिले हाल ही में जीआई टैग मिला मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कड़कनाथ
एक प्रकार का मुर्गा है जिसे जीआई टैग मिला था और यह मध्य प्रदेश की झाबुआ जिले से संबंधित था। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन झाबुआ होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान है। दोस्तों आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का ही नहीं अपितु भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक जिला मध्य प्रदेश का पन्ना ही जिला है। यहाँ पर स्थित मझगवा खदान से हीरा निकाला जाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा पन्ना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई और खालिस्तान के बीच दौड़ेगी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच दौड़ी थी। दोस्तों चूंकि यहाँ हाई स्पीड ट्रेन से क्वेश्चन पूछा गया है, अतः मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में गतिमान एक्सप्रेस जिसे नया नाम ट्रेन 18 दिया गया था, इसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के उस ध्रुपद कलाकार का नाम बताइए जिन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 2012 में उस ध्रुपद कलाकार का नाम जिन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था, उसका राइट आंसर गुंदीचा बंधुओं को है। इस प्रकार इसका राइट आंसर गुंदीचा बंधुओं को है। दोस्तों आपको पद्मश्री या पद्म आपको पुरस्कार से संबंधित कुछ फैक्ट के बारे में बता दें कि भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार रहता है वह भारत रत्न रहता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि पद्म विभूषण रहता है, उसके बाद पद्म भूषण रहता है तथा उसके बाद पद्मश्री रहता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो ध्रुपद कलाकार एक टर्म आया है, अतः आपको याद रखना है कि ध्रुपद कलाकार का जन्म या ध्रुपद का जन्मदाता मानसिंह तोमर को कहा जाता है। तो इस प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ध्रुपद गायन का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि ध्रुपद गायन का जनक मानसिंह तोमर जी को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताइए जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है। तो आपको बताना है कि होशंगाबाद में स्थित बैंक नोट्स एंड सिक्योरिटी पेपर मिल्स कहाँ किसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर सिक्योरिटी पेपर मिल आर्थर सिक्योरिटी पेपर मिल होगा, जो कि होशंगाबाद में स्थित कंपनी है जो कि बैंक नोट तथा सुरक्षा पत्र बनाती है। चूंकि इसका राइट आंसर सिक्योरिटी पेपर मिल है, तो आपको बता दें कि सिक्योरिटी पेपर मिल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है तथा इसकी स्थापना 1967-68 में हुई थी। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है करेंसी नोट प्रेस अर्थात फर्स्ट ऑप्शन करेंसी नोट प्रेस मध्य प्रदेश के देवास में स्थित है। इसकी स्थापना 1975-1976 में हुई थी। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि यहाँ पर 10 रुपये से लेकर 200 रुपये के 2000 रुपये तक के नोट बनाए जाते हैं, जो कि देवास में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा निम्न उद्देश्य के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बनाया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कुछ प्रमुख कार्यक्रमों को सार्वजनिक जवाबदेही में वृद्धि हेतु भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की स्थापना या की बनाया गया था। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है शासन के स्वच्छता सर्वेक्षण सर्वे 2018 के मुताबिक मध्य प्रदेश के किस शहर की रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पहला स्थान इंदौर था, इसके बाद 2018 की रैंकिंग में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान भोपाल को प्राप्त हुआ था। इस प्रकार आपको याद रखना है कि 2018 की स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग के हिसाब से मध्य प्रदेश के भोपाल शहर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। वहीं दोस्तों आपको याद रखना है कि इंदौर शहर को लगातार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के किस शहर ने प्रथम रैंक हासिल की है, तो दोस्तों आपको याद रखना है इसने प्रथम, इसका राइट आंसर इंदौर रहेगा। दोस्तों चूंकि यहाँ आपका स्वच्छता सर्वेक्षण से क्वेश्चन पूछा गया है, अतः स्वच्छता सर्वेक्षण से रिलेटेड मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। इसकी शुरुआत जन आंदोलन के रूप में हुई थी। इसका प्रमुख लक्ष्य यह था कि 2019 तक राष्ट्र को स्वच्छ बनाना था। दोस्तों आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में 2019 में इसका फर्स्ट चरण पूरा हो गया है। इस प्रकार इसका अभी दूसरे चरण की शुरुआत हुई है और अभी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इसके 2 मिशन लॉन्च किए गए हैं, जो क्रमशः स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन तथा स्वच्छ भारत शहरी मिशन थे। दोस्तों साथ ही साथ में आपको याद रखना है
कि 2029 तक ODF अर्थात खुले में शौच से मुक्त हेतु पूरे भारत को घोषित किया जा चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल ने बस इसको खुली ODP मुक्त नहीं किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अति संवेदनशील है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ अर्थात IUCN के अनुसार स्पॉट बिल्ड पेलिकन प्रजाति अति संवेदनशील है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा 19वां क्वेश्चन जो कि मध्य प्रदेश से ही संबंधित है और मध्य प्रदेश के खनिज अर्थात मिनरल से संबंधित है। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मलाजखंड खदान से संबंधित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में मलाजखंड की खदानें बालाघाट में है जो कि तांबा के लिए प्रमुख फेमस हैं। चूंकि यहाँ इसका राइट आंसर मलाजखंड तथा तांबा है, तो आपको याद में एक मलाजखंड या तांबा से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बता दूं कि मध्य प्रदेश में मलाजखंडी की खदान तांबा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जो मलाजखंड खदान है यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। मलाजखंड खदान से आपका तांबा निकाला जाता है जो कि दक्षिण कोरिया निर्यात कर दिया जाता है। यहाँ उत्खनन का कार्य हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड अर्थात HCL के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों आपको याद रखना है कि यहाँ भारत का कुल 22% तांबा निकाला जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के UK द्वारा DFID अर्थात डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद के केंद्रीय राज्यों की सूची में नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसमें उड़ीसा भी शामिल है, मध्य प्रदेश भी शामिल है, बिहार भी शामिल है। इस प्रकार इसका राइट आंसर राजस्थान है जो कि अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग की केंद्रित राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारे जनरल हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन पर्यायवाची से संबंधित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आखिर पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं? तो पर्यायवाची में पर्याय शब्द का अर्थ एकार्थ अथवा समान अर्थ वाले शब्दों से होता है। तो इस प्रकार आपको बताना है कि पहाड़ का सही पर्यायवाची क्या है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पहाड़ का सही पर्यायवाची पर्वत, अचल और गिरी है। इस प्रकार हमारा सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा दूसरा क्वेश्चन जो कि मुहावरे से संबंधित है। आपको बताना है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कुव्यवस्था होना, ये तो हो नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन मनोकामना पूर्ण होना, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन मूर्ख, ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन बुद्धि नष्ट हो जाना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अकल पर पत्थर पड़ना अर्थात बुद्धि नष्ट होना है। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि अलंकार से संबंधित है। दोस्तों आपको याद रखना है कि जेल पहली के 2018 के जितने भी पेपर हैं उनमें आपसे 2 से 3 या अधिकतम 4 क्वेश्चन अलंकार से संबंधित पूछे गए हैं, साथ ही साथ 2 क्वेश्चन आपके रस से पूछे गए हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो हिंदी में सबसे पहले आप इन दोनों सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, क्योंकि ये 6 से 7 क्वेश्चन आपके यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। तो आपको बताना है कि पहेली सा जीवन है व्यस्त निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पहेली सा है जीवन व्यस्त, इसका राइट आंसर उपमा अलंकार है। तो इस प्रकार राइट आंसर इसका उपमा अलंकार होगा। चूंकि दोस्तों इसका राइट आंसर उपमा अलंकार है, अतः मैं उपमा अलंकार से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं आपको बता दूं कि इसे अलंकारों का श्री रत्न या श्रोमणि कहा जाता है। जब 2 वस्तुओं की आपस में तुलना या समानता की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अलंकारों का श्री रत्न या श्रोमणि किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है उपमा अलंकार को कहा जाता है। साथ ही साथ में जब 2 वस्तुओं की आपस में तुलना या समानता की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। फॉर पहेली सा जीवन है व्यस्त, जैसे यहाँ पर इसमें आपस में तुलना की जा रही है, समानता की जा रही है, तो इसका राइट आंसर उपमा होगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राधा रति के समान सुंदर हैं, तो आपको याद रखना है कि यहाँ राधा की समानता की जा रही है रति के समान। तो इस प्रकार आपको याद रखना है उपमा अलंकार को। हमारा फर्स्ट ऑप्शन अतिशयोक्ति अलंकार। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जब किसी चीज की अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर बात कर दी जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं जैसे कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और जनता सारी जल गई और लही गए निशाचर भाग।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपकी अतिशयोक्ति अलंकार का एक उदाहरण है, क्योंकि यहाँ अधिक बढ़ा चढ़ाकर बात करी गई है। साथ ही साथ में एक और आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि जैसे महाराणा प्रताप की जब वीरता का वर्णन किया जाता था तो वहाँ आपने देखा ही होगा, तो उसमें भी बहुत सी उनके ऐसे काव्य सेक्शन, बहुत से उनके ऐसे काव्य हैं जो कि अतिशयोक्ति अलंकार को बताते हैं। जैसे राणा ने सोचा इस बार जब तक चेतक उस पार, तो इस प्रकार में भी अतिशयोक्ति अलंकार है। हमारा थर्ड ऑप्शन वक्रोक्ति अलंकार है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वक्रोक्ति की डेफिनेशन इसके टर्म से ही छिपी हुई है। वक्रोक्ति, तो वक्रोक्ति का मतलब यह रहता है कि कहे हुए अभिप्राय से कुछ अन्य अर्थ लगाना, अर्थात कहा कुछ जाए और सुनने वाला कुछ अन्य ग्रहण करे, तो इस प्रकार के अलंकार को हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, वक्रोक्ति अलंकार का अर्थ अन्य अभिप्राय से कही हुए शब्द का कुछ अन्य अर्थ लगाना, अर्थात आपसे कहा कुछ और जाए और सुनने वाला कुछ अन्य ग्रहण करे, तो इस प्रकार ये वक्रोक्ति अलंकार हो गया। आपसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो कि व्यापम के पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वक्रोक्ति अलंकार कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वक्रोक्ति अलंकार 2 प्रकार का होता है। ये क्रमशः श्लेष वक्रोक्ति तथा काकू वक्रोक्ति होते हैं। हमारा फोर्थ ऑप्शन उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो दोस्तों आपको याद रखना है उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ कीवर्ड हैं जिन्हें मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये 6 कीवर्ड आपको बड़े ध्यान से सुनना है। जनहु, मनहु, जानो, मानो, जनु, मनु। अगर आपको कहीं भी ये 6 टर्म्स यदि किसी भी एग्जाम्पल में मिल जाए तो आप बेझिझक होकर आंसर अपना उत्प्रेक्षा अलंकार लगा सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जनु, मनु, जानो, मानो, जनहु, मनु। अगर ये 6 टर्म्स अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल में मिलते हैं तो आप वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा चौथा क्वेश्चन, आव प्रत्यय से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पड़ाव आव शब्द से मिलकर बना हुआ प्रत्यय है। प्रत्यय शब्द किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं, इस प्रकार इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, जो कि सही विलोम शब्द आपको बताना है, एहतियात का सही विलोम कौन सा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है एहतियात मतलब का सही विलोम लापरवाही है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर लापरवाही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि संधि विच्छेद से संबंधित है, आपको बताना है कि परिणाम का संधि विच्छेद कौन सा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि परि प्लस नाम परिणाम का सही संधि विच्छेद है, इस प्रकार थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा शुद्ध रूप से संबंधित है, दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध रूप है। तो दोस्तों आपको याद रखना है स्त्रोत, जो कि सेकंड ऑप्शन स्रोत का शुद्धतम रूप है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि स्थायी भाव से संबंधित है, दोस्तों आपको बताना है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। साथ ही साथ अगर आपको ऑप्शन में निर्वेद ना दिया हो, कहीं सम भी दिया जा सकता है, तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या सम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन संधि विच्छेद से संबंधित है। आपको बताना है कि प्रमाण का संधि विच्छेद खलिस्तान है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रणाम का संधि विच्छेद प्रा प्लस मान है, इस प्रकार हमारा राइट आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन प्रा प्लस मान होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि विलोम से संबंधित है। आपको सही विलोम का चयन करके बताना है, और हमारा अगला क्वेश्चन है एकरूपता का सही विलोम शब्द कौन सा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि एकरूपता का सही विलोम अनेक रूप है, तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट ऑप्शन अनेक रूप इसका राइट आंसर होगा, जो कि एकरूपता का विलोम शब्द है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन जो कि ये शब्द से संबंधित है, जो पहले हो चुका हो उसके लिए खलिस्तान बोलेंगे, तो जो पहले हो चुका हो उसके लिए हम भूतपूर्व बोलते हैं, तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर भूतपूर्व होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, जो ईश्वर को ना माने उसके लिए क्या शब्द यूज करेंगे। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो ईश्वर को ना माने उसके लिए हम नास्तिक कहते हैं। साथ ही साथ अगर जो ईश्वर पर विश्वास करता है या जो ईश्वर को मानता है उसे हम आस्तिक कहते हैं। चूंकि इस क्वेश्चन में हमसे जो ईश्वर को ना माने के बारे में पूछा गया है, तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि जो ईश्वर को ना माने उसे हम नास्तिक कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है यक्षिणी का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हमारा फोर्थ ऑप्शन यक्षिणी इसका राइट आंसर है, अर्थात याक्षिणी का अगर आपसे इसमें आपका शुद्ध रूप पूछा गया है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि याक्षिणी का शुद्ध रूप यक्षिणी, अर्थात फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों आपको याद रखना है उपसर्ग मतलब ऊ से आगे, तो जो शब्द किसी शब्द के आगे जुड़कर मिलकर बनते हैं तो उन्हें उपसर्ग बोलते हैं। इस प्रकार प्रति का आपको बताना है कि, तो हमारा दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर प्रतिवाद अर्थात फोर्थ ऑप्शन
इसका राइट आंसर है प्रति प्लस बात। इस प्रकार प्रतिवाद प्रति शब्द से मिलकर बना हुआ एक प्रकार का उपसर्ग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है प्रति उपसर्ग से बना हुआ शब्द निम्नलिखित में से कौन है। एक बार फिर पुनः आपसे उपसर्ग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोस्तों आपको याद रखना है हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि इसमें प्रीति है, सेकंड ऑप्शन में प्राति है, थर्ड ऑप्शन में प्रा में बड़ी की मात्रा लग गई और फोर्थ ऑप्शन प्रतिघात है। तो इस प्रकार राइट आंसर हमारा प्रतिघात होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा समास से संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है कि पंच तत्व में कौन सा समास है। दोस्तों अगर कभी भी संख्या वाचक या संख्या शब्द से रिलेटेड शब्द आ जाए तो आपको याद रखना है यहाँ पंच मतलब पांच, तत्व मतलब तत्व अर्थात पांच तत्वों से मिलकर। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि जब भी अगर संख्यावाचक आ जाए तो वहाँ द्विगु समास होता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर द्विगु समास है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए त्रिरत्न या पंचवटी या पंचदत्त, तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर हमारा यही होगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है हमारा सेकंड ऑप्शन द्वंद्व समास है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। फॉर एग्जाम्पल इनके विग्रह के समय हम अथवा या और का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोले माता और पिता, भाई और बहन, दिन और रात। इस प्रकार इनके विग्रह के समय हम इनके बीच में और का प्रयोग अथवा या का प्रयोग करते हैं। दोस्तों हमारा थर्ड ऑप्शन बहुब्रीहि समास है। तो दोस्तों आपको याद रखना है इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं रहता। इस प्रकार हम कह सकते हैं जिसमें ना तो प्रथम पद प्रधान हो ना ही अंतिम पद प्रधान हो, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तो इस प्रकार के समास को हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दशानंद अर्थात 10 आनंद है जिसकी, तो इस प्रकार इसका राइट इस प्रकार आपको याद रखना है कि बहुब्रीहि समास की भी मैंने डेफिनेशन बता दी। अब हमारा फर्स्ट ऑप्शन बचा हुआ है कर्मधारय समास। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, साथ ही साथ इसमें एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। फॉर एग्जाम्पल मोटी लड़की गिर पड़ी, इसका एक एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि पुनः समास विग्रह से संबंधित है। आपको बताना है हर फन मौला का समास विग्रह कौन सा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हर फन में मौला मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हर फैन में मौला, हर फन मौला का सही समास विग्रह है। दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका जो सही इसमें जो समास है उसका नाम कर्मधारय समास है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है नदी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि नदी के लिए हम सरिता भी बोलते हैं, तरंगणी भी बोलते हैं और तटनी। इस प्रकार राइट आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा जो कि नदी शब्द के लिए सही पर्यायवाची का पेयर है। तो इस प्रकार हमें याद रखना है कि नदी के लिए हम सरिता भी बोलते हैं, तरंगणी भी बोलते हैं और तटनी भी बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा 19वां क्वेश्चन है जो कि हमारा अलंकार से संबंधित क्वेश्चन है। को तुम होए घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय दिर क्यों पर कत पाए। मैं आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर वक्रोक्ति अलंकार है। चूंकि मैंने आपको पहले ही वक्रोक्ति अलंकार के बारे में बता दिया है, अतः आप वीडियो को पॉज करके इसको रिकॉल कर सकते हैं। मैंने अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में भी आपको बताया है, वक्रोक्ति अलंकार के बारे में बताया है, साथ ही साथ में उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बताया है। मैं आपको उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में पुनः बता देता हूँ। इसके कुछ कीवर्ड रहते हैं। ये कीवर्ड क्रमशः जनु मनु, जानो मानो, जनहु मनहु। अगर ये कीवर्ड आपको किसी भी एग्जाम्पल में दिखें तो आप वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार लगा सकते हैं। साथ ही साथ इसका राइट आंसर चूंकि वक्रोक्ति अलंकार है, अतः मैं एक बार पुनः आपको वक्रोक्ति अलंकार के बारे में बता रहा हूँ। अन्य कहे हुए अभिप्राय से कुछ अन्य अर्थ लगाना, अर्थार्थ कहा कुछ जाए और सुनने वाला कुछ अन्य अर्थ ग्रहण करे तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसकी दो प्रकार की होती हैं जो क्रमशः श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है किलकत कान घटु रूबनी आवत, मणिमन कनद नंद के आंगन बिम्ब पर पक्र भी धावत। आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसमें वात्सल्य रस है क्योंकि इसमें वात्सल्य के बारे में बताया गया है, श्री कृष्ण जी के वात्सल्य स्वरूप के बारे में वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर वात्सल्य रस होगा। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बता दें कि जेल पहरी के एग्जाम में आपसे और आगे वाले एग्जामों में या प्रीवियस ईयर के जितने भी मैंने क्वेश्चन पेपर देखे हैं उनमें स्थायी भाव से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस प्रकार मैं यहाँ से आपको स्थायी भाव के बता दूं कि वात्सल्य का स्थायी भाव वात्सल्य रहता है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या सम रहता है
वहीं भक्ति रस का स्थायी भाव ईश्वर विषयक रति की ओर संकेत किया जाए तो वहां भक्ति रस होता है। साथ ही साथ अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय होता है। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमारे कुल 40 क्वेश्चनों का डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। मेरी आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो के लिंक को आपको शेयर करना है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर हमारे नए चैनल यूजर हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।